नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। 400 उम्मीदवार कराएंगे बेड़ा पार। जी हां, चुनावी रण में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा तमाम तरह के फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं। दल कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी रणनीति है। प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं कैसे भी अपनी सीट को निकाला जा सके, तो वहीं पार्टियों के दिग्गज नेता भी जोड़ तोड़ के साथ सभी तरीके के समीकरण साधने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फॉर्मूला बताया है। उन्होंने कहा कि 400 उम्मीदवार चुनाव लड़े तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी ने कहा कि हार का डर इतना सता रहा तो दबाव में चुनाव लड़ क्यों रहे हो। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उन्होंने एक सभा के दौरान कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। अगर कराना चाहते हैं तो राजगढ़ सीट से 400 उम्मीदवारों को मैदान में आना होगा। इससे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपनी राजनांदगांव लोकसभा सीट से 374 प्रत्याशियों के फॉर्मूले की बात कह चुके हैं। और अब दिग्विजय सिंह के बयानों ने राजनीतिक हलकों में सरगर्मी और बढ़ा दी है। लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने उनको जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि दिग्विजय सिंह को अभी से जमानत जब्त होने का डर सता रहा है। आपको यह भी बता दें कि दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर सरकार पर निशाना भी साधते रहे हैं। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने भी ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे। खैर, आरोप प्रत्यारोप की सियासत में 400 उम्मीदवार की सियासत क्या रंग लाने वाली है, आज हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये प्रतिक्रिया सुन लीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाएगा। कि प्रचंड हार की डर से, जमानत जब्त होने की डर से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोट ले। तुम चुनाव आयोग हो क्या भाई? क्या हुआ? तो ये तो दिग्विजय सिंह तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी बन गई है कि बहाना ढूंढ रहे हैं कि हार का बहाना, जमानत जब्त का बहाना कहां से ढूंढा जाए। तो पहले दिन से ही कहने लग गए। तो ये कांग्रेस के हाल है। कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर दिया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर के लगातार कांग्रेस तमाम बातें कहती रही है। भूपेश बघेल के बाद अब दिग्विजय सिंह ने यह फॉर्मूला बताया है। तो अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, तो चलिए आपका पहले उनसे परिचय करा देते हैं। ब्रजगोपाल लोहिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रजगोपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही अमित चौरसिया कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही मुक्ता पाठक हमारी सीनियर एडिटर भी हमारे साथ जुड़ रही है। तो शुरुआत मुक्ता जी आपसे ही करेंगे कि देखिए लगातार बार बार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। पहले भूपेश बघेल और अब दिग्विजय सिंह जनता के बीच पहुंचते हैं और पूरा फॉर्मूला बताते। तो एक बार इसका जिक्र कीजिए कि क्या संभावनाएं हैं इसे लेकर के। जिस तरह से 400 उम्मीदवार अगर नामांकन भरेंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ऐसा राजगढ़ में उन्होंने कहा है दिग्विजय सिंह ने। तो एक बार वो पूरा फॉर्मूला एक बार विस्तार से समझाएं। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए आपको ध्यान होगा कि जब केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरा जो इलेक्शन के डेट्स और चरण की घोषणा की थी, उसके जस्ट बाद ही दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पे सवाल उठाया था। तो उस समय भी ये बात उठी थी कि दिग्विजय सिंह इस वक्त ये ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। अभी तो चुनाव आयोग ने केवल डेट्स की घोषणा की है और कांग्रेस ने पूरे उम्मीदवार भी नहीं अभी घोषणा की, अनाउंसमेंट की थी। तो लगातार दिग्विजय सिंह के जो ईवीएम को लेके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो जिस तरीके से जो उसकी टाइमिंग है उसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से जो है
बीजेपी को उन पर तंज कसने का मौका दे दिया। जैसे कि चुनाव आयोग ने डेट्स की घोषणा की, उन्होंने तुरंत ईवीएम पे उन्होंने सवाल उठा दिया। तो बीजेपी का ये पूछना था कि भाई अभी तो आपने, कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की और आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। अब जिस तरह से उन्होंने ये पब्लिक जनता से पूछा कि किससे चुनाव कराना चाहिए, क्या बैलेट से कराना चाहिए, ईवीएम से कराना चाहिए, और 400 अगर उम्मीदवार राजगढ़ में उतर आते हैं तब बैलेट पेपर से होगा। तो लगातार जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं उन लोग, तो इससे बीजेपी को मौका मिल रहा है। बीजेपी बार बार यही पूछ रही है, क्या आपको हार का डर सता रहा है, इसीलिए आप पहले से ही बहाने बना रहे हैं और ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रही है, लेकिन वहां पे नहीं उठाती जहां वो जीतते हैं। चाहे हम हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, वहां तो जीत दर्ज हुई थी कांग्रेस की। 2018 की मध्य प्रदेश की आप बात कर लिए, वहां पे भी कांग्रेस जीती थी, तब तो आपने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया था। तो आप ऐसे सिलेक्टिव होके सवाल नहीं उठा सकते। अगर आपको ईवीएम पे सवाल उठाना है तो उस वक्त भी उठाइए जहां से कांग्रेस जीत रही है। आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस उठाते हैं, जहां आप हारते हैं आप उठाते हैं, जहां आप जीतते हैं तब आप नहीं उठाते हैं। तो इससे एक सवालिया निशान लगता है। लगातार चुनाव आयोग जितने भी कमिश्नर हैं, लगातार वो बता रहे हैं कि ईवीएम पे कुछ भी कोई हैक नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे कांग्रेस की ही मंशा जो है उस पे सवाल उठते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, देखिए लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह तो लगातार सवाल पहले भी खड़े करते रहे हैं, और अब तो उन्होंने पूरा फॉर्मूला बता दिया कि कैसे बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। लेकिन अभी बहुत लंबा हम नहीं जाते हैं, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे जब ईवीएम पर दिग्विजय सिंह लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, और आप ही के नेता, कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता, उनके भाई लक्ष्मण सिंह लगातार, उन्होंने जैसे ही चुनाव का रिजल्ट सामने आया उन्होंने कह दिया कि ईवीएम के तो मुंह ही नहीं है, अपनी पार्टी का अंतरकलह जो है छिपाया जा रहा है। और अब एक बार फिर से ईवीएम को लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी, आप लोगों की जो अंतरकलह है वो खत्म ही नहीं होते हैं, और आप लोग जीत के भी, लोकसभा चुनाव में भी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल उसी तरह हो गया कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा है। नहीं, देखिए गरिमा जी, जैसा कि अभी मुक्ता जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब आप चुनाव जीतते हैं, कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, तब आप ईवीएम के प्रश्न नहीं उठाते। ऐसा नहीं है। हम संपूर्ण जहाँ चुनाव हुए हमने ईवीएम को लेकर, दिग्विजय सिंह जी की अगर बात करें तो लगातार 2003 से वो ईवीएम के खिलाफ बात करते आ रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा कि चिप के द्वारा सॉफ्टवेयर को हैक किया जा सकता है। उन्होंने अब सभी विपक्षी दलों ने ईवीएम के खिलाफ अविश्वास व्यक्त करा। भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? भाई, चुनाव आयोग का काम है, ईवीएम से चुनाव होगा या पुरानी पद्धति से चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग तय करे। भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को थोड़ा चुनाव कराना है, ये तय करने वाले कौन है? जब पूरे देश में ईवीएम को लेके अविश्वास बना हुआ है, जनता के अंदर ये बात हो रही है कि भाई आप लोगों को क्या आपत्ति है, चुनाव आयोग तय कर रहा है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे। जी, तो जो बात अभी विधानसभा का भी आपने जिक्र करा, लक्ष्मण सिंह जी, देखिए बातों को मिक्स मैच किया जाता है। लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि चुनाव में ईवीएम को ही सिर्फ दोष देना ठीक नहीं है, हमें जमीन पे भी हमारे कार्यकर्ताओं का आकलन करना चाहिए था कि हम चुनाव में किस मुस्तैदी के साथ थे। तो दोनों को मिक्स मैच कर दिया गया। तो बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी 2003 से लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रश्न चिन्ह उठाते हुए आ रहे हैं। और अभी स्वीडन के अंदर 2024 की एक रिपोर्ट जारी हुई, उसमें क्या आया सामने निकल के, हम कौन सी पायदान पर आकर खड़े हो गए हैं। हम इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ चुके हैं, जो डिक्टेटरशिप से 2 पायदान दूर है। ये अभी ताजा रिपोर्ट है। आज पूरे देश के अंदर अघोषित आपातकाल है। चुनाव आयोग के अंदर 2 रिक्त पदों पर नियुक्ति होती है, चीफ जस्टिस का। अच्छा अमित जी, आप लोग सिर्फ सवाल उठाएंगे या फिर जो आपकी पार्टी का अंतरकलह है उसे भी खत्म करेंगे? दल बदल लगातार देख रहे हैं, छिंदवाड़ा जो आप लोगों की पारंपरिक सीट है कांग्रेस की, इस बात का भी जिक्र करिएगा अमित जी। घोषित आपातकाल की ओर बढ़ चुका है, और एक अविश्वास सिर्फ नेताओं या विपक्ष में नहीं, जनता के मन में भी है। दिग्विजय सिंह जी वादा निभाओ यात्रा में जब निकले तो उन्होंने जनता ने उनसे कहा कि ये चुनाव जो है ईवीएम के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो एक बड़ी सभा में उन्होंने जनता से पूछा कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो इस पक्ष में है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए और या पुरानी पद्धति से चुनाव होना चाहिए। अमित जी, एक बात बताइए, जनता के बीच पहुंचकर इस तरह की बातें करने का क्या? भाई, आप लोगों का आला कमान ही नहीं तय कर पा रहा है अभी तक, कुछ भी स्थितियां ही साफ नहीं हो रही, अंतरकलह लगातार देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से दल बदल देख रहे हैं, खूब प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। आप लोगों के जो पार्टी के नेता हैं, आप लोगों के जो विधायक है, वो भी शामिल हो जा रहे हैं बीजेपी में। देखिए, ये तो चुनाव के पहले आना जाना लगा रहता है। विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के तमाम पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए। विधानसभा की बात कर लीजिए,
आज हम लोकसभा में खड़े हैं, फिर भी तो आप लोगों आना को जाना हार का लगा, सामना करना कौन पड़ा। किस डर ठीक है। भय के वजह से जा रहा है, कौन ठीक है। अपने व्यापारिक सुरक्षा की वजह से जा रहा है, कौन भय में जा रहा है, ये तो तय करना आगे लोकसभा चुनाव का परिणाम बताएगा कि तन से उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी कि मन से भाजपा ज्वाइन करी है, और उनका क्या असर होगा चुनाव के बाद, और कौन से कचरे में जाएंगे, गीले में जाएंगे, सूखे में जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी तय करके बताएगी। फर्जी लिस्ट रोज जारी कर दी जाती है, इतने हजार कार्यकर्ता हैं, कई बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता कांग्रेस में पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छा, हम ठीक है। इस लोकतंत्र को ठीक है, बचाने की लड़ाई आपके लड़ जो रहे हैं। तमाम आरोप और है एक ये- उनका जवाब देने के लिए ब्रजगोपाल लोहिया, एक अमित जी आपके पास फिर से लौटूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने अमित जी आपके पास फिर से लौटूंगी, आपके तमाम आरोपों का जवाब ब्रजगोपाल लोहिया देंगे। देखिए ब्रजगोपाल जी, तमाम आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी को लेकर के, तमाम बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस से जो नेता आएंगे उन्हें बाद में उनकी स्थितियां साफ हो जाएगी कि उन्हें कितनी कद्र मिल रही है, उनकी कितनी वरीयता है बीजेपी में। देखिए गरिमा जी, 3 प्रश्न उठाए हैं अमित जी ने। पहला प्रश्न उठाया है कि दिग्विजय सिंह जी 2003 से विरोध कर रहे हैं एक बार। अब यदि दिग्विजय सिंह 2003 से विरोध कर रहे हैं तो 2004, 2009, 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव, ये सब दिग्विजय सिंह की पार्टी की जो सोनिया गांधी है उनकी सरकार, जिसका रिमोट, जो मनमोहन सिंह जी का रिमोट रखती थी, वो सरकार में हुआ। और तब भी चुनाव ईवीएम से ही हुआ, 100% चुनाव ईवीएम से हुआ। परंतु आप ये झूठ बोलना कब बंद करेंगे? एक बात। अरे तो सुझाव मान लेना भाई, भाई बीच में ना बोले, मैं भी नहीं बोला था। मैं कह रहा हूँ सुझाव मान लेना। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर आप इस निष्पक्ष चुनाव, आप कहते हैं कि आप मोदी सरकार में ये तो डिबेट है उसकी गरिमा के खिलाफ है। मैं आपको बताऊं, यदि आप दर्शकों के लिए कर रहे हैं तो दर्शकों को तो सुनाई जब पड़ेगा तब तो वो अपना मत बनाएंगे। मैं अपनी बात कह रहा था कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। 2001 में पहली बार इस देश में ईवीएम से 100% चुनाव प्रारंभ हुआ, जो 2014 तक कंटिन्यू रहा। तब ईवीएम सही थी। जब कांग्रेस हारने लग गई, उसकी हार की वजह तुष्टीकरण है, उसकी हार की वजह परिवारवाद है, उसकी हार की वजह अपनी विचारधारा से हट जाना है। परंतु आप उनमें सुधार करने के बजाय दोष ईवीएम को देते हैं, ये लक्ष्मण सिंह ने कहा था। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अघोषित आपातकाल है। देखिए, इसी को तो कहते हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं। जिन्होंने इस देश में घोषित आपातकाल लगाया 25 जून 1975 को, देश में मीसा लगा दिया और 21 महीने तक देश के मीडिया के लोग, देश के राजनेता ये बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। लोहिया जी को उनकी बात पूरी करने दें। बोलेंगे और आप समझेंगे, हम उसको बोले नहीं। 1975 को लेकर आप आज के वर्तमान हालातों को जस्टिफाइड नहीं कर सकते। अभी स्वीडन की जारी रिपोर्ट में मात्र 2 पायदान से दूर है हम। अमित जी ब्रजगोपाल जी की बात को पूरी करने दें, फिर आपके पास लौटूंगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन्हें इस देश के इतिहास की जानकारी नहीं है, वो आज एक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने यहाँ आए। और जो यहाँ पक्ष रखते सब इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है इस देश के 40 वर्ष की पर्ची आम मतदाता को देने में हाथ में, तो आपको क्या आपत्ति है? आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, यही बात बता रहा है आपको। 400 पार के गुब्बारे की हवा निकली, आपकी 200 के अंदर आ रहा है। आपको तो कहीं नेताओं के बारे में अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें पिछले दो पहले की चर्चा मत करो। और आज एक बेरोजगार अरे इस बात का जवाब दीजिए। बांटने की बात कर रहा है तो भी मत करो। आपको तो पसंद नहीं है। मैं चाहूंगा इस तरह से मैं डिबेट में हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। ब्रजगोपाल जी की बात को पूरी करने दें। नहीं, मैं पूरी नहीं करूंगा इस बात को, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब किसी का प्रवाह टूटता है तो सुनने वाले का प्रवाह भी टूटता है। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं जब बोलूंगा जब अमित जी बोलेंगे। ठीक है अमित जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। लगातार आप तमाम बातें कह रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। जी आपकी बातें पूरी करें। लगातार आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, ब्रजगोपाल जी तमाम बातें कह रहे थे, उस दौरान आप लगातार जिक्र कर रहे थे आपकी पार्टी का और इतिहास भी बयां कर रहे थे। एक बार आपकी बातें भी पूरी करें।
नहीं, मैं कह रहा हूँ गरिमा जी, 6,500 नहीं, लोगों ने IPS साइंटिस्ट कंप्यूटर एक्सपर्ट ने लिख के दिया है। और सच को सुनना नहीं चाहते, खुद के पास कोई नॉलेज है नहीं, दूसरे के पास यदि है तो उसको सुनना नहीं चाहते। आज के हालातों में ये मान लिया है कि देश में राहुल गांधी जो कहता है केवल वही सच है, बाकी उसके अलावा ऐसे लोग, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि राजनीति में लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज देश के अंदर मैं बोलूंगा जब आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलेंगे तब बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनने जो अडॉप्ट कर रखा है वही अब हम करेंगे, वही काम करेंगे, आपको नहीं बोलने देंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। ईवीएम के प्रति आप जाके देखिए जरा मैदान में, अरे पता चलेगा क्या चुनाव में सामने थी 90% मशीनें चाल निकली थी कांग्रेस के अंदर, 90% मशीनें निकली थी ईवीएम की। मनमोहन सिंह और राहुल गांधी और मैं बता रहा हूँ, आपकी तरह प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं बड़ा विनम्रता से जैसे आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आज के बाद जिंदगी में कभी किसी प्रवक्ता के बीच में मत बोलिएगा। यदि सामर्थ्य है उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ब्रजगोपाल जी, अमित जी एक एक करके आपकी बातें पूरी करें। अमित जी, ब्रजगोपाल जी एक एक करके आपकी बातें पूरी करें। ठीक है, हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मुक्ता जी देखिए, तमाम जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और बीजेपी के तमाम ये बातें हैं कि लगातार कांग्रेस को, विपक्षी दल को डर सता रहा है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर आप लगातार मौजूद रहती है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा जो कि कांग्रेस के खाते में, और छिंदवाड़ा का अगर हम 2019 का जिक्र करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, और इस बार देख रहे हैं कि लगातार वहां के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कितना असर होगा और लगातार ईवीएम पर इस तरह के सवाल कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ईवीएम पे सवाल उठाना इस वक्त जब अभी चुनाव प्रचार शुरू हुए हैं, वोटिंग पहला चरण की भी वोटिंग नहीं हुई है, तो पूरा जो ये पूरा उसी लिए ये सवाल उठता है। लगातार बीजेपी के हाथ में कांग्रेस एक मुद्दा दे रही है कि ये ईवीएम पे सवाल उठा के, और जैसा कि अभी पूरा जो हिस्ट्री को अगर हम देखें कि 2001 से ईवीएम में चुनाव शुरू हुए हैं और अभी 2014 के बाद से लगातार ये सवाल उठाना शुरू हुआ है ईवीएम पे। और इस वक्त जैसे मैंने आपको पूरा बताया था कि चुनाव की तारीख अनाउंस हुई, अगले दिन ही दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पे सवाल उठाए, तो फिर से एक सवाल बनता है कि आपने अभी क्यों उठाया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। और जो छिंदवाड़ा का आप जिक्र कर रही हैं, देखिए छिंदवाड़ा में वाकई में बीजेपी बहुत उत्साहित, वो इसलिए उत्साहित है कि 2019 में जो आंकड़ा था वो डिफरेंस था, बहुत कम था, 37,000, और उन्हें लगता है कि अगर हम लगातार मेहनत करेंगे, जिस तरह से अमेठी में जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है उसमें मेहनत की बीजेपी ने, स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज कराई और राहुल गांधी को हराया, तो बीजेपी को लगता है कि यहां पे भी अगर हम मेहनत करें तो क्यों नहीं हम जीत सकते हैं। ये कोशिश तो खैर हर पार्टी को करनी चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं छिंदवाड़ा से लगातार जो कमलनाथ के करीबी हैं, लगातार एक एक करके वो बीजेपी में आ रहे हैं, महापौर आ गए, वहां के विधायक आ गए, तो इससे एक भगदड़ की स्थिति तो कांग्रेस में बन गई है। एक मैसेज तो जनता में जा रहा है कि क्या हो रहा है। और जिस तरह से पिछले दिनों हम लोग ने देखा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ पहले बीजेपी की ओर चल पड़े थे, फिर रुक गए, तो उससे भी एक जो है जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं गया है। जी ठीक है, अमित जी आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम आप बातें कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो अंतर कला है पार्टी के अंदर का, आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि वो अब छिन्न भिन्न कर रहा है आपकी पार्टी को। देश की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और हालात इस वक्त के देखिए, आप लोग इंडिया अलायंस के साथ में है, साथ में मिलकर ये लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। वही आम आदमी पार्टी का अब आप समर्थन कर रहे हैं, बैसाखी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन्होंने दिल्ली से आप लोगों की हालत और बदतर कर दी थी, और आप लोगों का जो वोट बैंक है वो उसे अपने वोट बैंक में शामिल कर लिया था, और अब आप लोगों को एक साथ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आपकी सबसे पुरानी पार्टी है, अंतर कला कब खत्म करेंगे? देखिए सत्ता के खिलाफ जब आवाज उठती है ना तो सारे विपक्षी दल एक हो जाते हैं। ऐसे ही महागठबंधन कांग्रेस के खिलाफ बना था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें क्या आपत्ति। और आज जिस हिसाब से मैंने अब फिर कहा, अघोषित आपातकाल इस देश के अंदर लागू है,
चुनाव आयोग पे नियुक्ति होती, दो लोगों की नियुक्ति होती, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आता है कि भाई इस समय हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। चुनाव आयोग आपको किसकी बात सच ठीक है। लगती है? देश में और जितनी जहां तक बात मैंने कही, 6,500 से अधिक लोगों ने इस देश के जो पूर्व वैज्ञानिक हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, IAS IPS सभी पूर्व आप अमित जी चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार कांग्रेस कह रही थी, पर नॉर्म्स में कहीं नहीं है कि चीफ जस्टिस को ऐसा जो बनाया जाता है, जो टीम गठित की जाती है, उसमें शामिल किया जाए। फिर भी आप लोग तमाम सवाल खड़े करते हैं। अपना पहले अंतर कलह जो है उसे समेट लीजिए। वॉर छिड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष के पास न नेता बचे न कार्यकर्ता बचे, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कहीं की है, कांग्रेस का कार्यकर्ता संकल्पित और संकल्पित होकर अपने मैदान में लगा। और जिस तरह मध्य प्रदेश में जब हमारे नाम सामने आए कैंडिडेटों के, तो आज भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में हलचल मची हुई है, समझ नहीं आप कैसे डिपेंड करें। आज जो उसकी जीरो का भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही थी, आज चुनाव मध्य प्रदेश पर आप खड़ा हो गया। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। क्या जरूरत पड़ी है? नेता ले रहे हैं जो कांग्रेस के नेताओं को छोड़ के भाजपा में ला रहे हैं। अरे अपने मुद्दों को लेकर 10 वर्ष अगर मोदी सरकार ने वाकई अगर 10 वर्षों के अंदर भारत की तस्वीर बदली है तो जाके दिखाएं जनता को। आपके बेटे की राजौगढ़ है, वहाँ भी नहीं जीत रहे। जनता पार्टी कांग्रेस के तोड़ा है, जब जिसके पहले आप विधायक वहाँ भी नहीं जीत रहे। आप कहीं कांग्रेस के नहीं हो सकता। आप आज जैसे हालात ऐसी परिस्थिति नहीं है, कांग्रेस 1977 के हालात से भी उभर कर आई थी। 80 के अंदर इंदिरा गांधी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर होगी। में पार्टी मार्केटिंग कर ले, लेकिन ऊंची दुकान पटवारी जी ने उसे फंसा दिया। तो दिग्विजय सिंह जी जो पाप किए हैं उनका तो घोषणा पड़ेगा। पिछली बार भी आप आए थे मध्य प्रदेश में भोपाल से चुनाव लड़ने, और मध्य प्रदेश जानता है 40.5 वोटों से आप भोपाल से चुनाव हारे थे, जिस जो प्रदेश की राजधानी था। ठीक है, हमारी ये सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मुक्ता जी देखिए, इन दोनों पार्टियों के तमाम आरोप है। इसी पर एक आखिरी कमेंट आपका कि जिस तरह से अगर हम मध्य प्रदेश का ही जिक्र करें इस बार के लोकसभा चुनाव में, तो हालात बहुत ज्यादा कांग्रेस के बेहतर नजर नहीं आते, क्योंकि विधानसभा चुनाव हुआ था। यही जो दल है वो ये बात कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल लोकसभा चुनाव होगा। सेमीफाइनल में कांग्रेस को बड़ी हार हमने जिस तरह से देखा, बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, और अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत के बड़े दावे कर रही है, तमाम सीटों को लेकर के जीत के बड़े दावे। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो समर्थक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल गरिमा, ये जो देखिए मैंने पहले भी कहा था, ये बात लगातार हम कह रहे हैं कि एक भगदड़ की स्थिति कांग्रेस में है। एक मैसेज बीजेपी लगातार देने की कोशिश कर रही है और जनता को कि देखिए कांग्रेस अपने घर को ही नहीं संभाल पा रही है तो देश क्या संभाल पा रही है, आप क्या वोट देंगे इस पार्टी को। देखिए ये मैसेज तो एक परसेप्शन तो होता है, जनता सोचती है कि भाई कांग्रेस के सब लोग एक एक करके बीजेपी में जा रहे हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो, बड़े बड़े नेता हो। और उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बावजूद कांग्रेस की जिस तरह से उम्मीदवार की और जिस तरह की उसकी जो उम्मीदवार की लिस्ट आई है, उस हिसाब से उनका मानना है कि 4 से 5 वो सीट जीत सकते हैं। और कांग्रेस अपने अंतर्कलह को अगर खत्म कर ले तो 3 से 4 सीट जीतना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। भले ही बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि 29 की 29 सीट जीतेगी, लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए दिक्कतें तो हैं, और लेकिन बीजेपी के पास एज इसीलिए है क्योंकि जो मुद्दे हैं, मोदी की गारंटी है, राम मंदिर है, आर्टिकल 370 का हटना है, उसके बाद CAA है, इस तरह के जो मुद्दे हैं उससे जो जनता है वो बीजेपी से जुड़ी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश में ठीक है, विधानसभा में करारी हार का सामना करा है कांग्रेस ने, लेकिन लोकसभा में मुद्दे बीजेपी के फेवर में। लेकिन कुछ जो सीट्स हैं, 2, 3, 4 जो सीट्स हैं, उसमें कांग्रेस थोड़े से एज पे है और बीजेपी लेकिन मेहनत कर रही है, लगातार वो दावे कर रही है, मेहनत कर रही है कि उसे 29 की 29 सीट जीतना है। जी ठीक है, मुक्ता जी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रजगोपाल जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और अमित जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, लगातार विपक्षी दलों की तरफ से जीत के बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईवीएम पर सवाल कुछ नया नहीं है। एक बार फिर से भूपेश बघेल के बाद बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दिग्विजय सिंह ने की है और कहा है कि 400 नॉमिनेशन अगर हो तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा सकता है। हालांकि आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार का
चुनाव जो छिंदवाड़ा सीट है वो भी कांग्रेस के खाते में रहती है, या फिर कांग्रेस अपनी सीट में और भी ज्यादा इजाफा करेगी, या फिर उसे ये छिंदवाड़ा सीट भी गंवानी पड़ेगी? हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।